नमस्कार दोस्तों। तो अब हम जो है सेंटर स्टेट रिलेशन को कंप्लीट करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, हम ये देखते हैं। हम इस वीडियो में जो है हम बेसिक देखेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन का। ये करंट इशू इस वीडियो में नहीं होगा, पहले मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। इसमें हम देखने वाले विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंध केंद्र और राज्यों के बीच कैसे बटे हुए हैं, ये देखने वाले हैं। और ये करंट इशू जो है इसका एक अलग से वीडियो आएगा, हम उसमें करेंगे। लेकिन इस करंट के टॉपिक को समझने के लिए हमको ये बेसिक करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके हम ये डिबेट समझ पाएंगे करंट की। और करंट के लिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि PT 365 का भी वीडियो आने वाला है, मैं उसको तैयार कर रहा हूँ धीरे धीरे। ठीक है, और साथ में जो भी डिबेट हुई है, जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगी उसको भी कवर किया जाएगा और बहुत इजी लैंग्वेज में हम करेंगे। ठीक है, और जैसे करंट इशू में CBI और ED का मुद्दा सुना होगा, आर्टिकल 292 293 से रिलेटेड, फिजिकल फेडरलिज्म से रिलेटेड, आर्टिकल 280 मतलब वित्त आयोग से संबंधित जो मुद्दे हैं, 6 शेड्यूल मतलब लद्दाख जो डिमांड कर रहा है 6 शेड्यूल में आने की, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की डिमांड कर रहा है लद्दाख, वो क्या है। और आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है ये शब्द असिमेट्रिक फेडरलिज्म, असममित संघवाद, ये क्या है। ये सब जो है करंट के इशू में हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम सेंटर स्टेट रिलेशन देख लेंगे, बेसिक जो है इसका। तो केंद्र और राज्य संबंधों के आधार पर जो शासन व्यवस्थाएं होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं, संघात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि केंद्र और राज्य जो है दोनों को समान शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, और दोनों की जो शक्तियाँ हैं वो संविधान के तहत प्राप्त होती हैं दोनों को। इसका मतलब जो है केंद्र और राज्य जो है अपने अपने क्षेत्राधिकार दोनों में सर्वोच्च होते हैं, मतलब दोनों के लिए सूची डिफाइन है, दोनों के विषय डिफाइन है संविधान के माध्यम से। जैसे कि संघ सूची और राज्य सूची, संघ सूची में जो है संसद का कानून श्रेष्ठ है और राज्य सूची में जो है अपना राज्य का कानून श्रेष्ठ है। ठीक है, ये संघात्मक शासन व्यवस्था की कुछ विशेषताएं होगी। और एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि केंद्र जो है वो राज्यों से कहीं ज़्यादा पावरफुल होता है और राज्य जो है केंद्र की इच्छा पर डिपेंड करते हैं। शक्ति जो है केंद्र के पास होती है, राज्य जो है केंद्र की अभिकर्ता मतलब एजेंट के रूप में काम करता है, और शक्ति जो है केंद्र के अनुसार राज्य को प्राप्त होती है। केंद्र यदि चाहे तो राज्यों को शक्ति देगा, नहीं चाहेगा तो नहीं देगा। ठीक है, और संघात्मक शासन व्यवस्था के बारे में हम देखते हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था की कुछ विशेषताएं, जिसमें से कुछ अनिवार्य विशेषताएं, जैसे 4 जो है अनिवार्य विशेषताएं हैं। जैसे कि पहले कि शक्ति का केंद्र व प्रांत के बीच मतलब केंद्र व राज्यों के बीच संवैधानिक विभाजन, मतलब संविधान जो है शक्तियाँ डिफाइन करता है केंद्र और राज्यों की। जैसे कि संविधान ने डिफाइन किया है आर्टिकल 246 में अनुसूची 7 में कि केंद्र किस विषय पर कानून बना सकता है, राज्य किस विषय पर कानून बना सकता है। लिखित और कठोर और सर्वोच्च संविधान होना चाहिए, संविधान जो है लिखित होना जरूरी है। क्या कहते हैं अपने संघात्मक शासन व्यवस्था में कठोर होना जरूरी है, सर्वोच्च होना जरूरी है, द्विस्तरीय सरकार का होना जरूरी है केंद्र और राज्यों के बीच। और अगर केंद्र और राज्यों के बीच अगर कभी डिबेट मतलब इशू होता है, विवाद होता है, तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का होना भी जरूरी है। ये 4 जो है अनिवार्य विशेषताएं हैं। और कुछ सहायक विशेषताएं हैं, जैसे कि दोहरा संविधान, केंद्र और राज्यों का अलग अलग संविधान। जैसे कि USA में 51 संविधान है, 50 राज्यों के अपने अपने संविधान है, साथ में एक केंद्र का। और दोहरी नागरिकता जैसे कि USA में है। निर्वाचन और लेखा परीक्षण और प्रशासन का दोहरा तंत्र होता है। ठीक है, और एकात्मक शासन व्यवस्था की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। शक्तियाँ जो है केंद्र में निहित होती हैं और राज्य जो है केंद्र की इच्छा पर डिपेंड करते हैं। और संविधान जो है लिखित, कठोर और सर्वोच्च होना अनिवार्य नहीं है, ये याद रखना है, अनिवार्य नहीं है ये। और एकल सरकार होती है, मतलब जरूरी नहीं है कि द्विस्तरीय हो केंद्र और राज्यों के बीच। और न्यायपालिका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हो, ये अनिवार्य नहीं, जैसे कि हम ब्रिटेन में देखते हैं कि एकल संविधान और एकल नागरिकता होती है यहाँ पर। ये सब ब्रिटेन में देखी जा सकती हैं ये सारी विशेषताएं। और भारत जो है, भारत में आप सभी जानते हैं कि संघात्मक शासन है, लेकिन यहाँ पर संघात्मक शासन के होते हुए भी कुछ विशिष्ट स्वरूप लिए हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ दोनों की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। जैसे कि संघात्मक लक्षण देखें भारतीय संविधान में तो क्या दिखते हैं कि 4 अनिवार्य विशेषताएं जो संघात्मक की हैं शासन व्यवस्था की, वो देखी जा सकती है यहाँ पर। जैसे कि हमारे यहाँ जो संविधान है वो लिखित, कठोर और सर्वोच्च है। द्विस्तरीय सरकार देखी जाती है, केंद्र और राज्य और दोनों जो हैं बराबर हैं और अपने अपने क्षेत्राधिकार में दोनों स्वतंत्र हैं। शक्ति का संवैधानिक विभाजन हुआ है, आर्टिकल 246 इसके लिए प्रोविज़न करता है, अनुसूची 7। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका है हमारे यहाँ। ये जो हमारी संघात्मक शासन व्यवस्था है इंडिया में। और एकात्मक लक्षण जैसे कि एकल नागरिकता, एकल संविधान, अखिल भारतीय सेवाएं, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा की जाती है,
निर्वाचन आयोग, लेखा परीक्षण, इनका जो है एक ही है राज्यों के लिए। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या है, दोनों के लक्षण दिखाई देते हैं, इसलिए हमारा जो है संघात्मक होते हुए भी विशिष्ट स्वरूप लिए है भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान में याद रखिएगा, आपको फेडरल शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया है, ना ही यूनिटरी शब्द का। हमारे यहाँ जो है आर्टिकल 1 में यूनियन ऑफ स्टेट की बात की गई है। क्या कहता है आर्टिकल 1? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, मतलब यूनियन ऑफ स्टेट होगा। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट कहने का मतलब है कि इसमें फेडरल और यूनिटरी दोनों की विशेषताएं मिलेंगी। और जैसे कि आपको मालूम होगा कि अंबेडकर जी ने ये भी कहा था कि जो भारतीय जो संविधान है, इसमें राज्यों का संघ कहा गया है इसमें। और ये इसलिए कहा गया है क्योंकि संघ जो है वो राज्यों के बीच सहमति का परिणाम नहीं है, जैसे कि यूएसए में है। वहाँ के यूएसए में जो है 50 राज्यों ने आपस में समझौता करके एक संघ बनाया है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ सहमति का परिणाम नहीं है। और हमारे यहाँ ये भी प्रोविज़न है कि राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, और जबकि राज्यों का अस्तित्व जो है वो संघ पर टिका हुआ, इसलिए बोला जाता है कि इंडिया जो है वो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। याद रखिएगा, अविनाशी संघ है। और वहीं हम यूएसए की बात करें तो यूएसए में क्या है कि ये अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, मतलब वहाँ भी जो है राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, ना ही जो है संघ जो है राज्यों को के क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, याद रखिएगा। और हमारे यहाँ जो है राज्य का अस्तित्व जो है संघ पर टिका हुआ है। ठीक है, तो हम सेंट्रल स्टेट रिलेशन में क्या देखने वाले हैं, विधायी, प्रशासनिक, वित्तीय संबंध देखने वाले, कुछ विवाद है वो, और सहकारी संघवाद ये देखने वाले हैं। तो आपको इसमें से क्या ध्यान रखना है कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन से संबंधित 2 भाग हैं संविधान के, भाग 11 और भाग 12। भाग 11 में जो है विधायी और प्रशासनिक संबंध है, जबकि भाग 12 में वित्तीय संबंध है। आपको इतना बस ध्यान रखना है फैक्ट। ठीक है, बाकी आर्टिकल याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये विधायी संबंध जो है भाग 11 के अध्याय 1 में है और प्रशासनिक संबंध अध्याय 2 में है। आर्टिकल 245 से 55 तक विधायी संबंध है, 256 से 263 तक प्रशासनिक संबंध है। वित्तीय संबंध जो है भाग 12 268 से 293 तक। हम सीधा विधायी संबंध देखते हैं। विधायी संबंध जो है अगर हम क्षेत्र के आधार पर देखें कि मतलब किसी क्षेत्र पर किसका कानून लागू होगा, तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो संसद जो है संपूर्ण भारत के लिए कानून बना सकती है, जबकि जो राज्य विधानमंडल है वो उसी राज्य के लिए कानून बना सकते हैं। और संसद को राज्य क्षेत्रातीत शक्ति भी प्राप्त है, ये देखिएगा, मतलब ये विशेष, ये दोनों पॉइंट तो आपको ध्यान रहेंगे। ठीक है, लेकिन ये तीसरा विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि संसद जो है राज्य क्षेत्रातीत विधान की शक्ति प्राप्त है संसद को, कि मतलब इसका मतलब ये होता है कि भारत से बाहर रहने वाले जो भारतीय नागरिक पर लागू होंगे ये कानून, उनके लिए भी कानून बना सकती है। ठीक है, भारत से बाहर के लिए भी कानून बना सकती है जो कि भारतीय नागरिकों पर लागू होंगे। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेचर बोला जाता है इनको। और विषय के आधार पर देखें तो आर्टिकल 246 इसकी बात करता है, अनुसूची 7 किसी विषय पर कौन कानून बनाएगा। ये अनुसूची 7 इसमें शक्ति का विभाजन जैसे केंद्र और प्रांतों के बीच किया जाता है। 3 सूचियों की बात की गई है अनुसूची 7 में, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची में कानून बनाने की शक्ति संसद को या फिर केंद्र को प्राप्त है, और राज्य सूची में राज्य विधानमंडल को प्राप्त है। वहीं संवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते हैं, राज्य भी बना सकता है और संसद भी बना सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें अगर कभी विवाद होता है तो संसद का कानून श्रेष्ठ माना जाएगा, राज्य का नहीं। लेकिन एक अपवाद है कि अगर राज्य सूची की मतलब संवर्ती की सूची के किसी विषय में राज्य ने कानून बनाया है और उस विषय में संसद ने भी कानून बनाया है, और यदि राज्य के कानून को राष्ट्रपति अगर मान्यता दे देता है तो फिर उस राज्य के लिए राज्य द्वारा कानून बनाया गया श्रेष्ठ माना जाएगा। ठीक है, और अवशिष्ट शक्तियाँ आर्टिकल 248 बात करता है इसकी। अवशिष्ट शक्तियाँ जो है केंद्र में निहित है, जो मतलब यहाँ संविधान में लिखी नहीं गई हैं, और वो उन विषयों पर बनाने की शक्ति जो है वो केंद्र के पास है, ये ध्यान रखिएगा। और विषय के आधार पर हम जब भी बात करते हैं, मतलब आर्टिकल 246 जो बात करता है कि राज्य सूची के विषय में केवल राज्य ही बना सकता है, लेकिन ऐसी टोटल 5 परिस्थितियाँ हैं जब राज्य सूची के विषय में संसद कानून बना सकता है। ठीक है, और इसलिए हमारा संविधान मतलब इसलिए ये कहा जाता है कि जो भारतीय संविधान है वो संघात्मक होते हुए भी एकात्मकता की विशेषता रखता है। तो आप अगर ये कभी क्वेश्चन लिखने को आए
तो आप इन 5 परिस्थितियों को एज इट इज़ छाप दीजिएगा कि विषय के आधार पर विधायी संबंधों में अगर हम बात करें तो ऐसी टोटल 5 परिस्थितियाँ हैं जब राज्य सूची के विषय पर भी संसद कानून बना सकता है। जैसे कि एक आर्टिकल 249 ये कहता है कि अगर कोई विषय जो है राष्ट्रीय हित का हो और वो राज्य सूची से संबंधित हो तो राज्यसभा यदि उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत से पारित संकल्प को पारित कर देती है तो संसद जो है उस विषय से संबंधित मतलब राज्य सूची के विषय में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त कर लेती है। और ये जो विधि है 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगी और एक बार में 1 वर्ष तक इसे बढ़ाया जा सकता है और ऐसा असंख्य बार किया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। मैं फिर से पढ़ा देता हूँ इसको कि अगर कोई विषय राष्ट्रीय हित का हो और राज्य सूची से संबंधित हो तो अगर राज्यसभा जो है राज्यसभा याद रखिएगा राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वालों को 2/3 बहुमत से पारित कर देती है तो संसद उस विषय पर कानून बना सकता है। उस विषय बोले तो राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है। और ये विधि जो है 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगी और एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और ऐसा असंख्य बार किया जा सकता है। और ये पहला अपवाद हो गया 249। दूसरा है 250, जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तब भी जो है संसद जो है राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है। और यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि मान के चलिए कि ये इंडिया है, मान के चलिए तमिलनाडु में केवल राष्ट्रीय आपातकाल है और राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाती है संसद तो वो पूरे भारत के लिए लागू होगा, अकेले तमिलनाडु के लिए नहीं। भले ही आपातकाल जो है तमिलनाडु पर लगा हो, याद रखिएगा। और आपातकाल समाप्त होते ही ये विधि जो है 6 माह तक प्रभावी रहेगी, उसके बाद ऑटोमेटिक ये समाप्त हो जाएगी। और फिर अगला है आर्टिकल 252, ये कहता है कि 2 या 2 से राज्यों जब अनुरोध करते हैं किससे सेंटर से कानून बनाने के लिए तो संसद उस विषय पर कानून बना देती है। आर्टिकल 293 अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए भी संसद जो है राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है। और आर्टिकल 356 जो कि राष्ट्रपति शासन की बात करता है, जब स्टेट में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद जो है राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। तो याद रखिएगा ये टोटल 5 परिस्थितियां हैं कि जब संसद जो है कानून बना सकती है राज्य सूची के विषय पर, ठीक है। आर्टिकल 249 में राज्यसभा अगर प्रस्ताव पारित कर दे, आर्टिकल 250 में राष्ट्रीय आपातकाल, 252 में 2 राज्यों के अनुरोध पर, 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर, 253 अंतर्राष्ट्रीय शांति और समझौते लागू करने के लिए, और आर्टिकल 256 राष्ट्रपति शासन जब लगा हो, ठीक है। और ये दोस्तों कुछ आपको मुद्दे याद होने चाहिए कि कौन सी सूची में क्या है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यूनियन लिस्ट में क्या है, यूनियन लिस्ट में जैसे कि डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, ये सब जो मुद्दे हैं ये जो सब यूनियन लिस्ट में है। ये विषय जो हैं यूनियन लिस्ट के हैं, जैसे कि डाक, तार, ये सब क्या है, ये यूनियन लिस्ट के विषय हैं। और स्टेट लिस्ट के पुलिस हो गया, ट्रेड हो गया, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, साथ में लैंड हो गया, भूमि वाला मुद्दा हो गया, ये सब क्या है स्टेट के मुद्दे हैं। जेल हो गया, ये स्टेट के विषय हैं। और कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, ट्रेड, एडॉप्शन, सक्सेशन, ये सब आपको इसमें विशेष ध्यान रखना है। मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ठीक है, ये कॉन्करेंट लिस्ट के पार्ट हो गए, समवर्ती सूची के भाग हो गए। तो अब हम देख लेते हैं आगे कि राज्य विधानमंडल पर केंद्र का नियंत्रण कब कब होता है। कुछ ऐसे प्रोविज़न है भारतीय संविधान में कि राज्य विधानमंडल पर केंद्र का नियंत्रण होता है कभी कभी। जैसे कि राज्यपाल जो है आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल जो है कुछ विधेयक को राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए आरक्षित रखता है और राष्ट्रपति को उसमें विशेष वेटो है। तो यहाँ पर साफ साफ दिखता है कि केंद्र जो है केंद्र की ओर झुका हुआ है हमारा थोड़ा संविधान। दूसरा है कि राज्य सूची का कोई विषय है, ठीक है, और कुछ विधेयक जो है सिर्फ राष्ट्रपति की पूर्व सहमति पर ही लाया जा सकता है, भले ही वो विषय जो है राज्य सूची से संबंधित हो। जैसे कि व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने संबंधी अगर कोई विधेयक है तो वो जो है अगर वो राज्य उस पर कानून बनाता है तो वो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति पर ही लाया जाएगा, ये संविधान में लिखा हुआ है, याद रखिएगा। और तीसरा प्रोविज़न है केंद्र जो है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन या वित्त विधेयक को वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुसार सुरक्षित रखने का निर्देश दे सकते हैं, ये याद रखिएगा। कब? वित्तीय आपातकाल के दौरान, जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हो तो सेंटर जो है राज्य विधानमंडल द्वारा जो पारित धन विधेयक होते हैं
वो राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुसार सुरक्षित रखने का निर्देश दे सकता है सेंटर। ये याद रखिएगा, ये 3 परिस्थिति कि जब जो है राज्य विधानमंडल पर केंद्र का नियंत्रण होता है। अब ये हमारे विधायी संबंध हुए। आपको विशेष देखना है कि क्षेत्र के आधार पर कि कौन किस क्षेत्र पर। यहाँ पर आपको ये देखना है कि राज्य क्षेत्रातीत विधान की शक्ति संसद को प्राप्त है। विषय के आधार पर ये देखना है आपको कि संघ और राज्य समवर्ती सूची में कौन कौन बना सकता है, किसका कानून। समवर्ती सूची में जो है संसद का कानून श्रेष्ठ होता है, लेकिन एक अपवाद जो कि राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाए तो है। और 5 ऐसी परिस्थितियाँ जब जो है राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है। 249, 250, 252, 253, 356 और कुछ जो विषय हमने देखे संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची से संबंधित। और राज्य विधानमंडल पर केंद्र का नियंत्रण देखे आर्टिकल 200 बात करता है। और व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाला कोई विधेयक है तो वो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही लाया जाएगा। और वित्तीय आपातकाल के दौरान जो धन विधेयक लाया जाएगा, केंद्र ऐसा अनुरोध मतलब ऐसा केंद्र जो है वो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित जो धन विधेयक है को वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुसार सुरक्षित रखने का निर्देश दे सकता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ विधायी संबंध खत्म होते हैं। अब अगला देखते हैं प्रशासनिक संबंध। प्रशासनिक संबंध जो है हम इसको भी 2 रूपों में देखेंगे, क्षेत्र के आधार पर और विषय के आधार पर। क्षेत्र के आधार पर मतलब संघ की जो प्रशासनिक शक्ति का विस्तार है वो संपूर्ण भारत में, जबकि राज्य का जो है राज्य में। और विषय के आधार पर देखें तो संघ सूची के जो विषय हैं इन पर जो है संघ के अधिकारी काम करेंगे, और राज्य सूची के विषय पर राज्य के अधिकारी, और समवर्ती सूची पे राज्य के अधिकारी। ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि समवर्ती सूची पे राज्य के अधिकारी। ठीक है, अधिकारी का राज्य अधिकारी का प्रशासन होगा वहाँ पर। और अगला देखते हैं कि सेंटर स्टेट प्रशासनिक संबंधों के अंतर्गत केंद्र प्रांतों को प्रशासनिक निर्देश दे सकते हैं। ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केंद्र जो है वो प्रांतों को कुछ प्रशासनिक निर्देश दे सकता है, जैसे कि संचार साधनों को बनाए रखने का रखरखाव, रेलवे संपत्ति की सुरक्षा, राज्य में एसटी के कल्याण के लिए विशेष योजनाएं बनाने के संबंध में, प्राथमिक शिक्षा स्तर पर राज्य जो है भाषाई अल्पसंख्यक समूह के बच्चों के लिए मातृभाषा सीखने की व्यवस्था कर सकता है। इसके निर्देश जो है केंद्र जो है प्रांतों को दे सकता है। और अगर केंद्र के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का पालन करने में अगर राज्य विफल होता है तो आर्टिकल 365 के अकॉर्डिंग संवैधानिक तंत्र की विफलता माना जाएगा। यह माना जाएगा कि राज्य की सरकार जो है संविधान के उपबंधों के अधीन नहीं चल रही है। तो इसके बाद जो है आर्टिकल 356 के द्वारा वहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया जाएगा। ठीक है, और प्रशासनिक संबंधों में ऑल इंडिया सर्विस 312 आर्टिकल 312 इसका प्रोविज़न हम अलग से देंगे। लोक सेवा आयोग आपको मालूम होगा। लोक सेवा आयोग जैसे कि राज्य लोक सेवा आयोग, आपको ये मालूम होना चाहिए कि राज्य लोक सेवा आयोग में इनके सदस्यों की नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है, लेकिन इनको हटाएगा कौन? वो राष्ट्रपति ही हटाएगा। ये ध्यान रखना है, यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा कि राज्य लोक सेवा आयोग जो है उनके सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं, लेकिन इनको हटाएगा कौन? वो राष्ट्रपति हटाएगा। ये ध्यान रखिएगा। और जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, ये जो है संसद जो है विधानमंडल के अनुरोध पर इसका गठन करती है। संसद गठन करती है विधानमंडल के अनुरोध पर, ये ध्यान रखिएगा। और इनके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। और यूपीएससी आपको मालूम ही होगा, ये तो राज्य की आवश्यकता अनुसार कार्य कर सकते हैं, ये भी राज्यपाल के अनुरोध एवं राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद। ठीक है, आर्टिकल 355 हमको मालूम होना चाहिए। आर्टिकल 355 जो है केंद्र पर दो कर्तव्य देता है केंद्र को, संघ को, कि संघ का ये कर्तव्य होगा कि जो बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। और दूसरा ये कि यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक राज्य की जो सरकार है संविधान के उपबंधों के अधीन चल रही है नहीं चल रही है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये 3 आर्टिकल आपको विशेष ध्यान रखने हैं, 355, 356, 365। यहाँ पर जो है 355 में केंद्र का दायित्व है कि वो ये देखे कि बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। केंद्र पर यह कर्तव्य है। और साथ में यह सुनिश्चित करना कि संविधान के उपबंधों के अधीन चल रही है या नहीं चल रही है। और 356 में ये बोला गया है कि राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की रिपोर्ट पर या फिर अन्यथा, ठीक है, अगर स्टेट जो है वो संविधान
के उपबंधों के अधीन नहीं चल रहा है तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है राज्यपाल की रिपोर्ट पर या अन्यथा। और 365 में ये बोला गया है कि अगर राज्य जो है वो निर्देशों का पालन करने में असफल होता है तो ऐसा माना जाएगा कि वहाँ पर जो है संवैधानिक उपबंधों के अधीन राज्य सरकार नहीं चल रही है। तो ये तीसरा आधार हो गया 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने का। ठीक है, तो ये देख लिया हमने। महा आक्रमण और ये दोनों प्रावधान। राज्यपाल की नियुक्ति भी डिबेट का मुद्दा है। राज्य निर्वाचन आयुक्त, ये ध्यान रखिएगा आप, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, और हटाने का अधिकार जो है राष्ट्रपति को है। हमारे प्रशासनिक संबंध भी खत्म होते हैं और बाकी का जो है जैसे कि राज्यपाल हो गया, आर्टिकल 312 के तहत ऑल इंडिया सर्विस हो गया, ये टॉपिक अलग से ही हैं। राज्यपाल के लिए पूरा एक लेक्चर सेपरेट है तो वो हम अलग से देखेंगे। और देख लेते हैं वित्तीय संबंध। सबसे पहले आपको आर्टिकल 265, 66, 67 ये तीनों मालूम होना चाहिए। 265 ये कहता है कि कोई भी अगर कर लगाया जाएगा तो वो विधि के द्वारा ही लगाया जाएगा। ठीक है, कानून के माध्यम से ही किसी कर को लगाया जाएगा, वैसे ही नहीं। 266 में संचित निधि और लोक लेखा निधि है। और यहाँ ध्यान रखिएगा 266 में संघ की भी संचित निधि और लोक लेखा निधि है, साथ में राज्य की भी, दोनों की जो है दोनों की निधियों का प्रावधान आर्टिकल 266 में। 267 में जो है आकस्मिकता निधि का प्रावधान है। ठीक है, वित्तीय संबंध जो है भाग 12 में दिए गए हैं 268 से 293 तक। सबसे पहले देखते हैं कराधान शक्तियों का बंटवारा। संसद जो है संघ सूची के विषयों पर कर लगा सकती है, विधानमंडल जो है राज्य सूची के विषय पर, और संवर्ती सूची पे कोई कर प्रविष्टि नहीं है। याद रखिएगा, कोई भी कर प्रविष्टि संवर्ती सूची में तो नहीं है बस। लेकिन एक अपवाद है अभी कि 101वां संविधान संशोधन 2016 के माध्यम से क्या किया गया, जीएसटी का जो प्रशासन के लिए अधिकार व शक्ति है संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों को प्राप्त है। और जो अवशेषी शक्ति है, मतलब जो टैक्स कहीं नहीं दिए हैं वो वाले जो टैक्स अगर लगाती है तो वो संसद को अधिकार है। तो वित्तीय संबंध में हमको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने हैं, जैसे कि राज्यों को दिए गए अनुदान। ये इंपॉर्टेंट है, ये डिबेट का मुद्दा रहता है बार बार। राज्यों को दिए गए अनुदान दो प्रकार के होते हैं, एक विधिक अनुदान होता है और एक विवेकाधीन अनुदान होता है। विधिक अनुदान मतलब कि ये कानूनी जिम्मेदारी है केंद्र की राज्यों को अनुदान देना, और विवेकाधीन मतलब ये केंद्र की इच्छा पर डिपेंड है। एक आर्टिकल 275 में विधिक अनुदान की बात करता है और आर्टिकल 282 जो है विवेकाधीन अनुदान की बात करता है। विधिक अनुदान में क्या है कि राज्यों को आवश्यकता पड़ने पर प्रत्येक राज्य के लिए दे, ये आवश्यक नहीं है। याद रखिएगा, प्रत्येक राज्य के लिए वो आवश्यक नहीं, और अनुदान राशि जो है विभिन्न राज्यों को भिन्न भिन्न हो सकती है, ये भी ध्यान रखिएगा। सभी के लिए सेम प्रोविज़न नहीं है इसमें भी। ठीक है, राज्यों को आवश्यकता पड़ने पर प्रत्येक राज्य के लिए आवश्यक नहीं है कि ये हर राज्य को ही दे, और अनुदान राशि जो है भिन्न भिन्न हो सकती है। और ये जो विधिक अनुदान है, याद रखिएगा, विधिक जो अनुदान है, विधिक अनुदान संचित निधि पर भारित होता है, ये ध्यान रखिएगा। और साथ में ये जो विधिक अनुदान है ये वित्त आयोग की अनुशंसा पर दिया जाता है। आपको ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि जो विधिक अनुदान आर्टिकल 275 में दिए गए ये संचित निधि पर भारित होते हैं और वित्त आयोग की अनुशंसा पर ही दिए जाते हैं। वित्त आयोग इनके जो सिद्धांतों का निर्धारण करता है। ठीक है, और साथ में अनुसूचित जनजाति के प्रशासनिक विकास के लिए भी विधिक अनुदान का प्रावधान किया गया है। और आर्टिकल 282 में विवेकाधीन अनुदान की बात की गई है, और इसके लिए जो है केंद्र बाध्य नहीं है, ये स्वविवेक पर निर्भर करता है केंद्र के, उसको देना है तो देगा, नहीं देना है तो नहीं देगा। ठीक है, उसकी इच्छा पर डिपेंड है। हम थोड़ा वित्त आयोग के बारे में देख लेते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि ये एक अर्धन्यायिक निकाय है, ये ध्यान रखिएगा, अर्धन्यायिक निकाय है। इसका गठन जो है हर 5 वर्ष में राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और ये राष्ट्रपति को कुछ सिफारिशें देता है। जैसे किस विषय में देता है ये देख लेते हैं कि केंद्र एवं राज्यों के बीच कराधान व्यवस्था, मतलब कर का बंटवारा किस होगा, कैसे होगा, और हिस्सेदारी का निर्धारण कैसे होगा, ऐसी प्राप्तियों का राज्यों के बीच हिस्सेदारी का निर्धारण देखता है। और दूसरा है केंद्र और राज्यों को संचित निधि से दिए जाने वाले अनुदान, मतलब अभी हमने देखे अनुदान के सिद्धांत आर्टिकल 275, इसका मतलब ये वाला हमने अभी पढ़े जो विधिक अनुदान, इसकी सिफारिश भी वित्त आयोग करता है, ये देख लिया हमने। ठीक है, राज्य वित्त आयोग की संस्तुति पर पंचायतों व नगर पालिका के स्रोतों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले उपाय जो भी
राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय मामलों के संबंध में सौंपा गया कोई भी कार्य। तो आपको ये चारों याद रख लेना है, ठीक है, कि केंद्र एवं राज्यों के बीच जो है करों का विभाजन कौन करता है, वित्त आयोग करेगा। और ये अनुदान का सिद्धांत जो है, विधिक अनुदान का सिद्धांत का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा कोई भी मामला सौंपा गया राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के लिए किया जाने वाला कोई भी उपाय, ठीक है। थोड़ा सा और बचा है, राज्यों के हितों का संरक्षण किया गया है। राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं संविधान में, जैसे कि राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही कुछ विधेयक जो है संसद में प्रस्तुत किए जाएंगे, संसद में प्रस्तुत किए जाएंगे कुछ विधेयक, ये ध्यान रखिएगा विशेष तौर पर। राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए ये प्रावधान किए गए हैं कुछ, जैसे कि पहला जो है जिसमें राज्यों का हित हो और वह किसी कर या शुल्क अध्यारोपित करे। दूसरा है कृषि आय के अर्थ में परिवर्तन करता हो कोई विधेयक। तीसरा हो राज्यों में वितरण की जाने वाली राशियों के नियम को प्रभावित करता हो कोई विधेयक। और राज्य प्रयोजन हेतु किसी विशिष्ट कर या शुल्क पर अधिभार अध्यारोपित, अधिभार, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ये कभी यूपीएससी पूछ सकता है इनको कि मतलब ऐसे कौन से विधेयक हैं जिनको मतलब संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश लेना अनिवार्य है। तो ये 4 टाइप के विधेयक हैं कि राज्यों का जिस विधेयक में कोई राज्यों का हित हो, साथ में वह किसी कर व शुल्क अध्यारोपित करते हों, कृषि आय के अर्थ में परिवर्तन करते हों, राज्य में वितरण की जाने वाली राशियों के नियम को प्रभावित करते हों और राज्य प्रयोजन हेतु किसी विशिष्ट कर या शुल्क पर अधिभार अध्यारोपित करते हों। ये 4 टाइप के याद रखिएगा इनको। केंद्र एवं राज्यों द्वारा ऋण जो है, ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है हमको कि जो केंद्र सरकार है, ये आर्टिकल 292 और 293, आजकल ये बहुत डिबेट का मुद्दा है, इनको ध्यान से समझिएगा। 292 और 293, ठीक है। केंद्र सरकार जो है संचित निधि की गारंटी पर, याद रखिएगा, संचित निधि की गारंटी पर भारत से या विदेश से ऋण प्राप्त कर सकती है। और ऋण की सीमा का निर्धारण कौन करेगा? संसद द्वारा। अभी तक ऋण की सीमा का निर्धारण संसद ने नहीं किया है केंद्र सरकार के लिए, ठीक है। ये याद रखिएगा कि जो मतलब जो केंद्र सरकार है संचित निधि की गारंटी पर, आर्टिकल 266 में जो संचित निधि है, संचित निधि कौन सी? भारत की संचित निधि की गारंटी पर भारत से भी ले सकती है और विदेश से भी ऋण ले सकती है, ठीक है। और ऋण की सीमा का निर्धारण कौन करेगा? संसद करेगी। लेकिन अभी तक जो है ऋण की सीमा का निर्धारण नहीं हुआ है। और हमारा जो है आंतरिक ऋण जो है विदेशी ऋण से ज़्यादा है, ये हम इकोनॉमी की पढ़ाई में पढ़ेंगे। आंतरिक ऋण जो है हमारा ज़्यादा है, मतलब भारत से ही हमने जो लिया ऋण है वो हमारा ज़्यादा है विदेश की तुलना में, और ये अच्छी स्थिति है। और राज्य सरकार जो है भारत में अगर कोई ऋण लेती है तो वो राज्य की संचित निधि की गारंटी पर लेगी, और इसका सीमा निर्धारण जो है वो राज्य विधानमंडल करता है, ये ध्यान रखिएगा। और तीसरा प्रोविज़न हमको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, आर्टिकल 293, ये आजकल बहुत डिबेट का मुद्दा है कि जो केंद्र द्वारा राज्यों का ऋण बकाया है, केंद्र ने अगर राज्यों को कोई ऋण दिया है और वो संचित निधि की गारंटी पर दिया है, ठीक है, और वो अगर ऋण बकाया है, याद रखिएगा, अगर ऋण बकाया है, केंद्र द्वारा राज्यों को दिया गया अगर ऋण बकाया है और इसके संबंध में किसी केंद्र ने गारंटी दी है, तो राज्य जो है केंद्र की अनुमति के बिना ऋण नहीं ले सकता। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि केंद्र जो है मतलब राज्य जो है केंद्र की अनुमति के बिना ऋण नहीं ले सकता। यही आजकल डिबेट का मुद्दा है, ठीक है। ये आप सुनेंगे भी अभी जब PT 365 करेंगे, इकोनॉमी में डिबेट सुनेंगे, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें मैं फिर से बता देता हूँ कि अगर केंद्र जो है केंद्र द्वारा दिया गया ऋण अगर राज्यों पर बकाया है जिसकी गारंटी केंद्र ने दी है, याद रखिएगा, तो जो है नया ऋण लेने से पहले जो है केंद्र की अनुमति उसको आवश्यक होगी, ठीक है। तो हमारा वित्तीय संबंध भी खत्म होता है। अब केंद्र और राज्यों के बीच कुछ विवाद है, इनके समाधान के तरीके देख लेते हैं कि केंद्र और राज्यों के बीच के जो विवाद के जो तरीके के समाधान है वो 2 तरीके से होते हैं। 2 तरीकों से समाधान हो सकता है इनका, एक औपचारिक तरीका और एक अनौपचारिक तरीका। औपचारिक मतलब न्यायपालिका जाके कि आप न्यायपालिका चल जाओ, न्यायपालिका उसका सॉल्यूशन करेगी, लेकिन ये मतलब अच्छा नहीं माना जाता, मतलब इसे अंतिम विकल्प के रूप में देखना चाहिए। और सबसे अच्छा तरीका अनौपचारिक तरीका है, मतलब सहकारी संघवाद की संस्थाओं के माध्यम से, मतलब सहयोग एवं समन्वय, राज्य एवं केंद्र के बीच सहयोग एवं समन्वय के माध्यम से हम विवादों का समाधान करें,
ये अच्छा है। मतलब सहकारी संघवाद की संस्थाएं कौन कौन सी है, जैसे कि अंतर्राज्यीय परिषद आर्टिकल 263 में इसका प्रावधान है, एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग क्षेत्रीय परिषद इसका प्रावधान एक्ट 1956 के तहत किया गया, पूर्वोत्तर परिषद एक्ट 1990, जीएसटी परिषद 101वां संविधान संशोधन के माध्यम से गठन किया गया। इनकी आवश्यकता क्यों है, मतलब सहकारी संघवाद की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि जो है वर्तमान में सेंटर स्टेट जो डिस्प्यूट है नए नए रूपों में सामने आ रहे हैं, जैसे कि विशेष राज्य का दर्जा है, एनआईए, सीबीआई, ऑल इंडिया सर्विस जैसी संस्थाएं, इनके माध्यम से डिबेट होता रहता है सेंटर और स्टेट का। इसलिए जो है सहकारी संघवाद की संस्थाओं के माध्यम से अगर इन डिबेट का मतलब इन इश्यूज़ का समाधान निकल सके, सहयोग एवं समन्वय के माध्यम से इनका समाधान निकल सके, तो वो अच्छा है। ठीक है, जैसे कि आर्टिकल 263 में अंतर्राज्यीय परिषद की बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है सार्वजनिक हित में, ध्यान रखिएगा, सार्वजनिक हित में परिषद का गठन करेगा, जिसके कर्तव्य क्या होंगे, विभिन्न राज्यों के बीच होने वाले विवाद की जांच करना और उसके संबंध में परामर्श देना, न्याय करना नहीं, याद रखें, निर्णय देना नहीं, साझे हितों का अन्वेषण एवं इस पर विचार विमर्श करना। साझे हित मतलब कि दोनों का विन विन सिचुएशन हो, सहयोग एवं समन्वय बढ़ सके, इसके लिए अन्वेषण करना, इस पर विचार विमर्श करना, उपरोक्त विषयों के लिए नीति निर्माण करना भी इसमें शामिल है। तो अंतर्राज्यीय परिषद देख लीजिए, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट भी है। अंतर्राज्यीय परिषद जो है इसकी स्थापना 1990 में की गई, सरकारी आयोग की सिफारिश पर की गई, ये ध्यान रखिएगा, 1990 में सरकारी आयोग की सिफारिश पर की गई। और ये गैर स्थायी है, स्थायी संस्था नहीं है, ये गैर स्थायी है, याद रखिएगा। ठीक है, गैर स्थायी है और संवैधानिक निकाय है, आर्टिकल 263 में इसका प्रावधान है, याद रखिएगा। इसकी संरचना क्या होती है, इसका अध्यक्ष पीएम होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, गृह मंत्री नहीं, पीएम होता है अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष, और 6 कैबिनेट मंत्री होते हैं इसमें, पीएम द्वारा नियुक्त होते हैं ये। सीएम, सभी राज्यों के सीएम होते हैं, और यूटी में मतलब अगर विधानसभा वाली यूटी है तो उसके सीएम सदस्य होंगे, और जहाँ पर विधानसभा नहीं है वहाँ पर प्रशासक इसके सदस्य होंगे, तो ध्यान रखिएगा। अंतर्राज्यीय परिषद की एक स्थायी समिति भी होती है जिसका गठन 1996 में किया गया। इसका जो हेड है वो गृह मंत्री होता है, और संघ सरकार के इसमें 5 कैबिनेट मंत्री होते हैं, साथ में 9 राज्यों के सीएम। इनका काम क्या है, वही जैसे कि ये मैंने बता दिया कि विभिन्न राज्यों के बीच जो है होने वाले विवादों की जांच और परामर्श करना, और साझे हितों मतलब सहयोग एवं समन्वय के माध्यम से विवादों का समाधान करने की कोशिश करना, उपरोक्त विषयों के लिए नीति निर्माण करना, साथ में अन्वेषण एवं इस पर विचार विमर्श करना। ठीक है, और अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, पीएम है, गैर स्थायी निकाय है, संवैधानिक निकाय है, और इसकी स्थापना 1990 में सरकारी आयोग की सिफारिश पर की गई है, ध्यान रखने का। और इसकी जो एक स्थायी समिति, इसका अध्यक्ष जो है वो गृह मंत्री होता है। और कुछ और संस्थाएं हैं जैसे कि क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद का जो गठन है वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के माध्यम से किया गया, ये ध्यान रखिएगा। ये इसका मतलब एक सांविधिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है क्षेत्रीय परिषद, ये ध्यान रखना है, सांविधिक निकाय है, क्योंकि इसका गठन जो है विधि के माध्यम से किया गया। और इसका जो सचिवालय है वो गृह मंत्रालय में है। और टोटल 5 क्षेत्रों में है क्षेत्रीय परिषद, जैसे कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, उत्तरी, दक्षिणी और मध्य है। इसका अध्यक्ष ध्यान रखिएगा गृह मंत्री होता है, प्रधानमंत्री नहीं होता, इसका अध्यक्ष गृह मंत्री होता है क्षेत्रीय परिषद का। 5 क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष जो गृह मंत्री होगा, और सदस्य जो होंगे जोन के सारे सीएम होंगे, 2 अन्य मंत्री भी है, और यूटी में जो है सीएम होंगे या फिर प्रशासक होंगे, उसके हिसाब से ये ध्यान रखिएगा। इसमें हमको ध्यान क्या रखना है कि 5 क्षेत्रों में है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि इसका जो अध्यक्ष होता है वो गृह मंत्री होता है। तीसरा, इसका गठन जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से किया गया है, सांविधिक निकाय है 1956 में, इतना ध्यान रखना है हमको। और अगला है पूर्वोत्तर परिषद, जैसे क्षेत्रीय परिषद के जैसे इसका काम है, ये पूर्वोत्तर के लिए काम करेगी, मतलब 7+1 मतलब ये 8 स्टेट के लिए बनाई गई है, सिक्किम और प्लस वो 7 सिस्टर, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के लिए। ठीक है, उन 8 स्टेट के लिए सिक्किम भी इसमें शामिल है। ये भी एक सांविधिक निकाय है, एक्ट बना है पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971, इसके माध्यम से। इसका अध्यक्ष भी गृह मंत्री होता है, याद रखिए। और इसका उपाध्यक्ष विशेष तौर पर ध्यान रखना, उपाध्यक्ष जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय का मंत्री होता है, ये ध्यान रखना। बाकी के सदस्य जो है 8 राज्यों के राज्यपाल और सीएम, और राष्ट्रपति जो है मनोनीत करता है 3 सदस्यों को, ये ध्यान रखना है। और अगला है जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल में हम इकोनॉमी की पढ़ाई में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम थोड़ा सा प्रावधान देख लेते हैं बस। जीएसटी काउंसिल जो है एक संवैधानिक संस्था है, याद रखिएगा, संवैधानिक संस्था है। और ये जीएसटी से रिलेटेड जो भी इशू होता है उसको निपटाने का काम करता है। और इसका जो प्रावधान है 101वां संविधान संशोधन 2016 के माध्यम से किया है। इसके लिए जो आर्टिकल है वो 279A है,
संवैधानिक निकाय है, ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इसका जो अध्यक्ष है वो वित्त मंत्री होता है, फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब कि अभी निर्मला ताई हमारी जो है जीएसटी काउंसिल की अध्यक्ष हैं। इसका जो निर्णय है वो 3/4 बहुमत से होता है, मतलब 75% बहुमत की आवश्यकता होती है, मतलब इसका निर्णय कठिन है थोड़ा। और वोटिंग पावर की बात कर लें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 1/3 वोटिंग पावर है, मतलब 33.33 मान के चलिए, और स्टेट गवर्नमेंट के पास ये है। इसका मतलब है यहाँ पर एनालाइज करिए कि 75% अगर वोटिंग मतलब बहुमत चाहिए और 33% अकेला अगर सेंट्रल के पास है, तो सेंट्रल की अनुमति के बिना कोई प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो जीएसटी काउंसिल भी खत्म होता है। अब अंतर्राज्यीय जल विवाद की बात करते हैं। अंतर्राज्यीय जल विवाद में जो है हमने आरंभिक अधिकारिता जब भी सुप्रीम कोर्ट की पढ़ी होगी तो उसमें ये हमने पढ़ा है कि आरंभिक अधिकारिता में अंतर्राज्यीय जल विवाद नहीं आते हैं, मतलब केंद्र एवं राज्यों के बीच के जो विवाद हैं इनको निपटाने का काम जो है न्यायपालिका का है, और ये उसकी मतलब सुप्रीम कोर्ट का है, और ये उसकी आरंभिक क्षेत्राधिकार है। लेकिन उसमें जो है विवाद मतलब उसमें जो कुछ अपवाद हैं, जैसे कि अंतर्राज्यीय जल विवाद जो है ये उसके आरंभिक क्षेत्राधिकार से परे हैं। और ये आर्टिकल 262 में है। 262 क्या है कहता है, देखते हैं कि संसद जो है कानून बनाकर, याद रखिएगा, संसद जो है कानून बनाकर अंतर्राज्यीय नदियों एवं नदी घाटियों के जल का प्रयोग, बंटवारे तथा नियंत्रण से संबंधित किसी विवाद पर शिकायत का न्याय निर्णयन कर सकती है। ये 262 क्लॉज 1 कहता है। और दूसरा क्लॉज क्या कहता है, संसद यह भी व्यवस्था कर सकती है कि ऐसे विवाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर हों। ये ध्यान रखिएगा, दूसरा वाला पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहला तो कानून बनाकर जो है इनके विवाद को निपटाने का काम कर सकती है, और ऐसी व्यवस्था भी कर सकती है कि न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर हो। इसलिए संसद ने जो है 2 कानून बनाए हैं इसी से इसके संबंध में। पहला बनाया है नदी बोर्ड अधिनियम 1956 और दूसरा बनाया है अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956। याद रखिएगा, पहला जो है वो विकास के लिए बना है, ठीक है, और दूसरा जो है ये विवाद निपटान के लिए बना है। नदी बोर्ड अधिनियम क्यों बना है, अंतर्राज्यीय नदी और नदी घाटियों के नियंत्रण तथा विकास के लिए नदी बोर्ड की स्थापना हेतु, ठीक है। नदी बोर्ड की स्थापना क्यों की जाती, कैसे की जाती है, केंद्र सरकार द्वारा संबंधित राज्य की सलाह पर की जाती है, ये ध्यान रखिएगा। और इसकी स्थापना क्यों की गई है, विकास हेतु, नियंत्रण तथा विकास के लिए, नदियों तथा नदी घाटियों के विकास के लिए। और जल विवाद अधिनियम मतलब अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों के अगर जल विवाद होता है तो इसके न्याय निर्णय के लिए अस्थायी न्यायालय का गठन जो है संसद कर सकती है, और इसका जो है निर्णय जो है अंतिम होगा और बाध्य होगा। और इसके निर्णय के खिलाफ, जैसे कि हमने सेकंड प्रोविज़न में पढ़ा कि न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है, मतलब इसलिए ये जो है निर्णय जो भी देगा वो राज्यों को मानना बाध्य होगा। तो दोस्तों, तो हमारा जो है केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड जो भी है बेसिक वो ख़त्म होता है। इसका जो भी डिस्प्यूट करंट के मुद्दे हैं उसमें हम और अच्छे से डिटेल में करेंगे, और आपको ये टॉपिक अच्छे से कर लेना है क्योंकि ये सारे के सारे टॉपिक जो हैं वो डिबेट में बने रहते हैं, और हर साल लगभग 1 या 2 क्वेश्चन सेंटर स्टेट रिलेशन से आप देखेंगे पीटी में भी और मेंस में भी ये पूछे ही जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों।